इतिहास मतलब उसकी थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही विस्तार से पढ़ेंगे। हाँ, हमारे चैनल पर डेली 2 वीडियो अपलोड होंगे, एक थ्योरी का और दूसरा एमसीक्यू का। और देखिए, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये सीरीज सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए आज पहला चैप्टर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखते हैं। इस विषय को शुरू करते हुए जो सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है ना, बिल्कुल, वो ये है कि आखिर यूरोप के लोगों को भारत आने के लिए अचानक से नए समुद्री रास्तों की खोज क्यों करनी पड़ी? मतलब क्या रातों रात उन्हें भारत की याद सताने लगी थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये बहुत ही लाजमी सवाल है। अगर हम इतिहास की गहराइयों में जाएं तो पता चलता है कि ये सिर्फ व्यापार या बस घूमने फिरने की बात नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक मजबूरी थी। आर्थिक मजबूरी? हाँ, आप 15वीं शताब्दी के यूरोप की कल्पना कीजिए। वहां कड़ाके की ठंड पड़ती थी और सर्दियों के महीनों में मवेशियों को जिंदा रखना मुश्किल होता था। इसलिए वे लोग मांस को सुरक्षित रखने के लिए मसालों पर बहुत ज्यादा निर्भर थे, विशेष रूप से काली मिर्च। बिल्कुल, उस समय काली मिर्च की कीमत सोने के बराबर हुआ करती थी। इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। और ये सारे मसाले मुख्य रूप से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से आते थे। हाँ, और समस्या ये थी कि ये मसाले यूरोप तक पहुंचने में बहुत समय लेते थे। अगर हम मध्यकाल के व्यापारिक रास्तों की बात करें तो पश्चिम को भारत से जोड़ने वाले मुख्य रूप से 2 ही समुद्री मार्ग हुआ करते थे। पहला था लाल सागर यानी रेड सी वाला मार्ग। हाँ, रेड सी वाला मार्ग, और दूसरा था पारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ वाला मार्ग। लेकिन जो व्यापार होता था वो ज्यादातर पारस की खाड़ी वाले मार्ग से ही होता था। सही कहा। लाल सागर वाले मार्ग को लोग टालने की कोशिश करते थे क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक माना जाता था। और इसके 2 मुख्य कारण थे। इसे उस समय की तकनीक के नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। लाल सागर में साल के कई महीनों में अत्यधिक कोहरा यानी बहुत ज्यादा फॉग रहता था, और दूसरा समुद्र के अंदर खतरनाक चट्टानें थीं। और उस समय नेविगेशन भी तो इतना बिल्कुल ना के बराबर। आज के समय में हमारे पास आधुनिक नेविगेशन सिस्टम्स हैं, राडार हैं, लेकिन मध्यकाल में नाविकों के पास लकड़ी के साधारण जहाज होते थे। दिशा सूचक यंत्रों की भी अपनी सीमाएं थीं। तो ऐसे में घने कोहरे के बीच जहाज चलाना, जहां पानी के नीचे नुकीली चट्टानें हों, किसी आत्महत्या से कम नहीं था। एक छोटी सी गलती और पूरा जहाज, सारा कीमती माल और नाविकों की जान जा सकती थी। इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए व्यापारी फारस की खाड़ी वाला मार्ग चुनते थे। लेकिन फारस की खाड़ी वाला मार्ग भी कोई बहुत आसान रास्ता नहीं था। मतलब प्राकृतिक रूप से वो लाल सागर जितना खतरनाक भले ही ना हो, लेकिन ये आर्थिक रूप से बहुत थका देने वाला था। बहुत महंगा पड़ता था। इस मार्ग से जो वस्तुएं एशिया से यूरोप जाती थीं, उन्हें जमीन और समुद्र दोनों रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता था। बीच में कई अलग अलग साम्राज्य, अरब देश और छोटे बड़े कबीले पड़ते थे। हम इसे आज की आधुनिक सप्लाई चेन की तरह समझ सकते हैं, जिसमें बहुत सारे बिचौलिए या मिडिलमैन आ गए हों। आप सोचिए कि केरल के तट से काली मिर्च की एक बोरी चली है। ठीक है। वो फारस की खाड़ी पहुंची, फिर वहां से जमीन के रास्ते इराक, तुर्की होते हुए यूरोप की तरफ पड़ी। हर राज्य की सीमा पार करते समय व्यापारियों को भारी चुंगी यानी टोल टैक्स और मार्ग कर देना पड़ता था। तो जाहिर सी बात है, जब कोई सामान इतने सारे बिचौलियों और टैक्स बैरियर से होकर गुजरेगा तो यूरोप के बाजारों में पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और इसी सप्लाई चेन के अंतिम छोर पर बैठे थे इटली के व्यापारी, वेनिस और जेनोआ वाले। हाँ, वेनिस और जेनोआ जैसे इतालवी शहरों का पूरे भूमध्य सागर के व्यापार पर एक छत्र राज था। उस समय यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों की पूरी तरह से मोनोपोली थी। अरब व्यापारी सामान को इटली के व्यापारियों तक पहुंचाते थे और फिर इटली के व्यापारी मनमाने दामों पर उसे पूरे यूरोप में बेचते थे। और इटली के इस एकाधिकार का नतीजा ये हुआ कि यूरोप के जो नए उभरते हुए राज्य थे, जैसे स्पेन और पुर्तगाल, हाँ, वे इस लाभदायक व्यापार से पूरी तरह वंचित रह गए। ये देश देख रहे थे कि इटली के व्यापारी एशियाई मसालों के व्यापार से बेतहाशा मुनाफा कमाकर अमीर होते जा रहे हैं। तो स्पेन और पुर्तगाल के शासक इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए बेचैन थे। उन्हें समझ आ गया था कि अगर उन्हें भी अमीर बनना है तो उन्हें इटली और अरब बिचौलियों को इस सप्लाई चेन से हटाना होगा। और इसका एक ही तरीका था, भारत तक पहुंचने का अपना खुद का कोई नया और सीधा रास्ता खोजना। इसी बीच इतिहास में एक ऐसी घटना घटती है जिसने यूरोपीय देशों की इस बेचैनी को एक भयंकर मजबूरी में बदल दिया।
हम बात कर रहे हैं साल 1453 ईस्वी की। 1453, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल, 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया, जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर ली और एक बहुत ही शक्तिशाली ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की। और कुस्तुनतुनिया कोई आम शहर नहीं था, ये यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण दरवाजा था। इसी शहर से होकर रेशम मार्ग और मसालों का व्यापार गुजरता था। तो ऑटोमन तुर्कों के नियंत्रण के बाद उन्होंने फारस की खाड़ी और लाल सागर दोनों ही व्यापारिक मार्गों पर अपना कड़ा शिकंजा कस लिया। और अब ये सिर्फ टैक्स वसूलने की बात नहीं रह गई थी। तुर्कों और यूरोपीय ईसाइयों के बीच गहरी राजनैतिक और धार्मिक दुश्मनी भी थी। यानी अब तुर्कों ने भारी टैक्स लगाने के साथ साथ यूरोपीय व्यापारियों का सामान लूटना और व्यापार में बाधा डालना शुरू कर दिया। जो पुराना रास्ता सदियों से चला आ रहा था वो लगभग बंद हो गया। यूरोप के सामने अब अकाल जैसी स्थिति पैदा होने का डर था। उनके लिए एशिया का सामान कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए जरूरी बन चुका था। पुराना रास्ता ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे में था और इटली की मोनोपोली से उन्हें पहले छुटकारा पाना था। अब ये तय हो गया था कि भारत तक पहुंचने के लिए अटलांटिक महासागर और अफ्रीका के चक्कर लगाकर ही कोई नया रास्ता खोजना होगा। एक ऐसा रास्ता जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो। और यहीं से शुरू होती है दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी भौगोलिक खोजों की रेस। इस रेस में पुर्तगाल सबसे आगे निकल गया। पुर्तगाल के शासक प्रिंस हेनरी को इस काम का बहुत शौक था। इसीलिए इतिहास में उनका नाम ही प्रिंस हेनरी द नेविगेटर पड़ गया। हाँ, उन्होंने खुद तो कोई बड़ी समुद्री यात्रा नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने देश में नेविगेशन के लिए एक स्कूल खोला, नक्शे बनाने वालों को बुलाया और नाविकों को अज्ञात समुद्र में उतरने के लिए बहुत ज्यादा फंडिंग दी। कि किनारे किनारे नीचे की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अफ्रीका महाद्वीप कितना बड़ा है। वे थोड़ा आगे जाते, फिर वापस आ जाते। यह सिलसिला कई दशकों तक चला। और फिर आता है साल 1486 ईस्वी। 1486 में बार्थोलोम्यू डेज नाम का एक पुर्तगाली नाविक तूफानों का सामना करते हुए अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी छोर तक पहुंचने में सफल हो गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। बिल्कुल। उसने इस जगह का नाम रखा उत्माशा अंतरीप, जिसे हम केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। इसका नाम केप ऑफ गुड होप रखना ही अपने आप में कहानी है। जब बार्थोलोम्यू डेज वहां पहुंचा और उसने देखा कि अफ्रीका का तट वहां से पूर्व की ओर मुड़ रहा है, तो पुर्तगालियों को ये अच्छी उम्मीद यानी गुड होप जगी कि अब यहां से आगे बढ़कर भारत तक पहुंचा जा सकता है। ये आधा रास्ता पार कर लेने जैसी खुशी थी। हाँ, बिल्कुल। पुर्तगाल की इस बड़ी छलांग को देखकर पड़ोसी देश स्पेन की भी नींद टूटी। 1492 ईस्वी में स्पेन के राजा की मदद लेकर कोलंबस नाम का एक नाविक भारत खोजने निकला, लेकिन कोलंबस ने एक अलग ही थ्योरी लगाई। हाँ, उसकी थ्योरी काफी दिलचस्प थी। उसका मानना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है, तो अफ्रीका के किनारे किनारे दक्षिण जाने के बजाय अगर वो सीधे पश्चिम की ओर अटलांटिक महासागर में चलता जाएगा तो अंततः घूमकर भारत पहुंच जाएगा। कोलंबस की हिम्मत की दाद देनी होगी, क्योंकि उस समय किसी को नहीं पता था कि अटलांटिक महासागर के पार क्या है। लेकिन कोलंबस का गणित थोड़ा गलत हो गया। वो पश्चिम की ओर चलता गया और एक नई जमीन पर पहुंच गया। उसे लगा कि वो भारत यानी इंडीज पहुंच गया है, इसीलिए उसने वहां के मूल निवासियों को इंडियंस या रेड इंडियंस कहना शुरू कर दिया, जो कि इतिहास का शायद सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल टाइपो है। एकदम सही कहा। कोलंबस भारत को ढूंढने निकला था और अनजाने में उसने अमेरिका की खोज कर दी, और आज 500 साल बाद भी अमेरिका के मूल निवासियों को नेटिव अमेरिकन्स के साथ साथ इंडियंस ही कहा जाता है। कोलंबस की खोज से स्पेन को एक पूरी नई दुनिया मिल गई, लेकिन भारत पहुंचने का जो असली मिशन था वो अभी भी पुर्तगालियों के ही पास था। और ये मिशन पूरा होता है साल 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा नाम का एक साहसी पुर्तगाली नाविक उसी रास्ते पर निकला जिसकी खोज बार्थोलोम्यू डेज ने की थी। वो केप ऑफ गुड होप पहुंचा और वहां से आगे बढ़ते हुए हिंद महासागर में प्रवेश कर गया। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट है जो याद रखना चाहिए। जी बताइए। मेडागास्कर के पास उसे एक गुजराती पथ प्रदर्शक यानी गाइड मिला, जिसका नाम अब्दुल मजीद था। अब्दुल मजीद की मदद से ही वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और वहां के तत्कालीन शासक, जिनकी उपाधि जमोरिन थी, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। ये विश्व इतिहास की एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया का भूगोल और अर्थशास्त्र पलट कर रख दिया। वास्को डी गामा का ये रास्ता यूरोप से भारत तक का एक सीधा समुद्री मार्ग था।
और सबसे बड़ी बात ये थी कि वास्को डी गामा जब भारत से काली मिर्च और अन्य मसाले लेकर वापस पुर्तगाल लौटा तो अपनी पूरी यात्रा का खर्च निकालने के बाद भी उसे उस माल पर 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। 60 गुना मुनाफा, ये कोई छोटी बात नहीं थी। जब यूरोप के बाकी देशों ने ये सुना तो वहां तहलका मच गया। तुर्कों की रुकावट और इटली के व्यापारियों का एकाधिकार दोनों को इस नए सीधे रास्ते ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। इस भारी मुनाफे की खबर ने दुनिया की पहली कॉरपोरेट स्टार्टअप रेस की शुरुआत कर दी। पुर्तगाल की सफलता को देखकर यूरोप के बाकी देशों जैसे हॉलैंड, ब्रिटेन, डेनमार्क और फ्रांस ने भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए अपनी अपनी व्यापारिक कंपनियां बनानी शुरू कर दी। और यहीं से हम आज के इस विषय के सबसे विश्लेषणात्मक और कंफ्यूजन वाले हिस्से में आते हैं। जब हम इन यूरोपीय कंपनियों के भारत आने के बारे में पढ़ते हैं तो हमें 2 अलग-अलग सूचियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। पहली सूची है कंपनियों के स्थापना का वर्ष और दूसरी है उनके भारत आगमन का वर्ष। अक्सर पढ़ते समय सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि कौन सी कंपनी पहले बनी और कौन सी पहले आई। इस कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यह समझना है कि ये दोनों घटनाएं बिल्कुल अलग हैं। कैसे? देखिए, किसी कंपनी का यूरोप में स्थापित होना यानी अपने राजा या रानी से व्यापार करने का चार्टर या परमिशन लेना एक बात है, और फिर जहाजों को तैयार करके, नाविकों की भर्ती करके, इतना लंबा और खतरनाक समुद्री रास्ता पार करके भारत की धरती पर पहुंचना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। इसमें कई सालों का अंतर आ सकता है। बिल्कुल। चलिए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के क्रम की, यानी उनके कदम भारत की धरती पर कब पड़े। इसका क्रम कुछ इस प्रकार है: पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश और अंत में फ्रांसीसी। याद रखने के लिए आप इसे एक लॉजिकल फ्लो की तरह देख सकते हैं। हाँ, सबसे पहले वास्को दी गामा आया तो सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आए। इनकी कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। पुर्तगालियों ने लगभग 1 सदी तक इस रास्ते पर अपना दबदबा बनाए रखा, लेकिन इसके बाद आए डच। हॉलैंड के रहने वालों को डच कहा जाता है। डच लोग 1605 ईस्वी में भारत आए और इनकी कंपनी का नाम काफी जटिल है, वेरिंग दे ओस्ट इंडिशे। हाँ, ये नाम याद रखने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे शॉर्ट में VOC कहा जाता था, जिसका सीधा सा मतलब है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। डचों के बाद तीसरे नंबर पर 1608 ईस्वी में ब्रिटिश भारत पहुंचे। कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नाम के जहाज से सूरत पहुंचा था। ब्रिटिश कंपनी का पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ब्रिटिश के बाद चौथे नंबर पर 1616 ईस्वी में डेनमार्क के लोग आए, जिन्हें डेनिश कहा जाता है। इनकी कंपनी का नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और सबसे अंत में 5वें नंबर पर फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसियों का भारत आगमन 1667 ईस्वी में हुआ, जब फ्रैंकोइस कैरोन के नेतृत्व में उनका पहला अभियान भारत पहुंचा। इनकी कंपनी का नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल। तो ये तो हुआ अराइवल यानी आगमन का क्रम। पुर्तगाली 1498, डच 1605, ब्रिटिश 1608, डेनिश 1616 और फ्रांसीसी 1667। अब हम दूसरी सूची की बात करते हैं, इन कंपनियों के स्थापना का वर्ष। और यहीं पर सारा पेंच फंसा हुआ है। बिल्कुल। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1498 में ही हो गई थी, जब वे भारत पहुंचे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है अंग्रेजी और डच कंपनियों के बीच। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ही हो गई थी, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उन्हें चार्टर दिया था। लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसके 2 साल बाद 1602 में हुई। तो अगर हम स्थापना का क्रम देखें तो पहले अंग्रेजी कंपनी बनी 1600 में और उसके बाद डच कंपनी बनी 1602 में। ये एक बहुत ही बालित अंतर है। अंग्रेजी कंपनी यूरोप में पहले रजिस्टर हो गई थी, लेकिन जब बात भारत पहुंचने की आई तो डचों ने बाजी मार ली। डच व्यापारिक अभियानों में बहुत आक्रामक थे। उनकी जहाज बनाने की तकनीक बहुत उन्नत थी। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि डच VOC दुनिया की पहली ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसने आम लोगों के लिए शेयर जारी किए थे, यानी स्टॉक मार्केट की शुरुआत की थी। हाँ,
इसी पैसे और बेहतर जहाजों के दम पर डच 1605 में भारत आ गए, जबकि अंग्रेजों को भारत पहुंचते पहुंचते 1608 का साल आ गया। यानी स्थापना के मामले में ब्रिटिश 1600 डचों से आगे हैं, लेकिन भारत आगमन के मामले में डच 1605 ब्रिटिश से पहले आ गए। ये तथ्य हमेशा याद रखने वाला है। इसके अलावा एक और कंपनी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वह है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना काफी बाद में 1731 में हुई थी, लेकिन इनका व्यापार मुख्य रूप से चीन के साथ था। भारत में इनकी भूमिका न के बराबर थी। एक और दिलचस्प गैप हमें फ्रांसीसी कंपनी के साथ भी देखने को मिलता है। फ्रांस में उस समय राजा लुई 14वें का शासन था और उनके एक बहुत ही मशहूर मंत्री थे जिनका नाम था कोलबर्ट। कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में ही हो गई थी। ये एक पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी थी, लेकिन सरकारी कामकाज की धीमी गति और जहाजों को तैयार करने में लगे समय के कारण उन्हें भारत पहुंचने में 3 साल लग गए। और उनका पहला जहाजी बेड़ा 1667-68 में सूरत पहुंचा। यानी फ्रांस के मामले में भी स्थापना 1664 में और आगमन 1667 में। तो अब भारत में पुर्तगालियों का आगमन देखते हैं। हाँ, और अगर हम इतिहास के उस कालखंड को देखें जब दुनिया भर की दूरियां समंदर के रास्तों से सिमट रही थीं, तो यूरोप और भारत के बीच एक सीधा समुद्री मार्ग खोजने की जो एक होड़ मची थी, एक तरह की बेचैनी थी उनमें। बिल्कुल, एक बेचैनी थी। और उसके पीछे 2 बहुत ही स्पष्ट कारण काम कर रहे थे। पहला कारण पूरी तरह से आर्थिक था, मतलब व्यापार करना, मुनाफा कमाना और नए बाजारों पर अपना एकाधिकार जमाना। और जो दूसरा बड़ा कारण था वो धार्मिक था, यानी एशिया के इस विशाल भूभाग में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। लेकिन क्या ये दोनों कारण अलग अलग काम कर रहे थे? यहाँ इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि 15वीं शताब्दी के इस दौर में ये दोनों कारण कोई अलग अलग दिशाओं में नहीं जा रहे थे। असल में एक दूसरे के पूरक बन गए थे। इसे ऐसे देखिए कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया, जिसे आज हम इस्तांबुल कहते हैं, उस पर उस्मानिया साम्राज्य का कब्जा हो गया था। तो पुराना रास्ता बंद हो गया। हाँ, इसके कारण यूरोप से एशिया आने वाला पुराना जमीनी व्यापारिक रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। अब यूरोप के लोगों को भारत के मसालों, खासकर काली मिर्च की सख्त जरूरत थी। सर्दियों में मांस को सुरक्षित रखने के लिए काली मिर्च उनके लिए आप कह सकते हैं कि सोने के बराबर थी। मतलब बिना काली मिर्च के उनका काम नहीं चलना था। बिल्कुल। तो व्यापार से जो अकूत धन आने की संभावना थी वो उनके अभियानों को एक मजबूत आर्थिक आधार दे रहा था, और साथ ही नए रास्तों की खोज उनकी भौगोलिक विस्तार को बढ़ावा दे रही थी। ये सिर्फ एक नक्शे पर नया रास्ता खींचना नहीं था, ये वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने वाली एक ऐसी घटना थी जो आने वाले कई 100 सालों तक दुनिया का इतिहास तय करने वाली थी। ये पृष्ठभूमि वाकई बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है। तो चलिए उस ऐतिहासिक क्षण की बात करते हैं जब ये समुद्री रास्ता आखिरकार खोज लिया गया। बात है मई 1498 ईस्वी की। वास्को डी गामा का आगमन। हाँ, यही वो ऐतिहासिक वर्ष है जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा। वो यूरोप से अफ्रीका के दक्षिणी सिरे यानी केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए सीधा केरल के मालाबार तट पर उतरा, कालीकट बंदरगाह पर। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ये समुद्र के रास्ते एक नए महाद्वीप से सीधे संपर्क का पहला सफल प्रयास था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा तो वहां पहले से बसे हुए अरबी व्यापारियों ने उसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने पूरी तरह से वैमनस्य का रवैया अपनाया, जो कि स्वाभाविक भी था क्योंकि उनका एकाधिकार टूट रहा था। हाँ, उनका मुनाफा खतरे में था। पर कालीकट के स्थानीय राजा, जिन्हें जमोरिन कहा जाता था, उन्होंने एक अजनबी यूरोपीय का साथ क्यों दिया? इसमें जमोरिन का क्या फायदा था? मतलब उन्होंने उसका स्वागत क्यों किया? ये एक बहुत ही शानदार रणनीतिक सवाल है। देखिए, मालाबार तट उस समय दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक केंद्रों में से एक था। वहां अरब, चीनी और अफ्रीकी व्यापारी पहले से मौजूद थे। अरब व्यापारियों का मसालों के व्यापार पर एक तरह से पूरा नियंत्रण था, एकाधिकार था उनका। जी। और वास्को डी गामा का आना उनके मुनाफे के लिए एक सीधा खतरा था। राजा जमोरिन के वास्को डी गामा का स्वागत करने के पीछे एक बहुत गहरी कूटनीति थी। जमोरिन को लगा कि अगर वो एक और विदेशी ताकत को व्यापार की अनुमति देता है
तो इससे न सिर्फ अरब व्यापारियों का एकाधिकार टूटेगा, बल्कि प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उसे व्यापारिक कर यानी टैक्स के रूप में और ज्यादा मुनाफा होगा। तो वो अरबों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता था। बिल्कुल। जमोरिन एक बहुत ही व्यवहारिक शासक था। उसे लगा कि जितने ज्यादा व्यापारी आएंगे, राज्य का खजाना उतना ही भरेगा। ये तो वही बात हो गई कि बाजार में एक नया खरीदार आने से उत्पादक को लगा कि उसकी कीमत बढ़ जाएगी। एकदम सही। से मसाले और जड़ी बूटियां ले जाने की आधिकारिक अनुमति भी प्रदान कर दी। ये एक ऐसा फैसला था जिसने पुर्तगालियों के लिए वो दरवाजा खोल दिया जिसे बंद करने में फिर सदियों लग गए। और आपको पता है, जब वास्को डी गामा ये मसाले लेकर वापस यूरोप पहुंचा तो उसने अपनी पूरी यात्रा के खर्च का 60 गुना मुनाफा कमाया। 8 गुना? 60 गुना? ये तो अविश्वसनीय है। और इसी 60 गुना मुनाफे ने पूरे पुर्तगाल में तहलका मचा दिया। इस भारी मुनाफे का असर तुरंत देखने को मिला। 1498 के ठीक 2 साल बाद 1500 ईस्वी में अल्वारेस कैब्रेल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा बड़ा अभियान दल भारत की तरफ भेजा गया। और ये दल हथियारों से भी लैस था। हाँ, ये एक बड़ा और सैन्य रूप से मजबूत बेड़ा था। ये दल भी अपने मिशन में पूरी तरह सफल रहा। इन 2 सफल अभियानों ने पुर्तगाल के राजघराने को ये विश्वास दिला दिया कि भारत का ये रास्ता कितना बेशकीमती है। उन्हें समझ आ गया कि इस पर जल्द से जल्द सैन्य और व्यापारिक पकड़ मजबूत करनी होगी। इसी मुनाफे और रणनीति का नतीजा था कि 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा एक बार पुनः भारत लौट कर आया। 1502 में उसकी दूसरी यात्रा। और ये 1502 का वर्ष ऐतिहासिक लिहाज से बहुत सारे अहम तथ्य अपने साथ लेकर आता है। इसी वर्ष वास्को डी गामा ने कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। अब यहाँ इस शब्द फैक्ट्री को स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ, ये आज के कारखानों जैसी नहीं थी। बिल्कुल, ये आज के समय के किसी कारखाने जैसी जगह नहीं थी जहां उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग होती हो। असल में ये एक तरह के किलेबंद गोदाम होते थे जहां वे अपना माल सुरक्षित रखते थे। व्यापारिक रूप से यह भारत की धरती पर पुर्तगाल का पहला स्थायी ठिकाना था, जहां वे मसाले और अन्य सामान इकट्ठा करते थे और जहाजों में लादने की तैयारी करते थे। ये उनका पहला संस्थागत कदम था। लेकिन पुर्तगालियों की रणनीति जल्द ही एक बहुत बड़े राजनीतिक रूप में बदलने वाली थी। 1505 ईस्वी तक पुर्तगाली सरकार ने यह महसूस कर लिया था कि सिर्फ कुछ व्यापारी भेजने या कुछ गोदाम बनाने से अरब सागर के इस विशाल व्यापार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उन्हें समंदर पर राज करना होगा। जी, समंदर पर पूरा नियंत्रण चाहिए था उन्हें। इसलिए उन्होंने एक नई नीति अपनाई। इस नीति के द्वारा भारत में पुर्तगाली हितों की रक्षा और विस्तार के लिए बाकायदा एक गवर्नर की नियुक्ति की जाने लगी। तो पुर्तगाल सरकार का सीधा दखल शुरू हो गया। हाँ, और इस संदर्भ में जो पहला व्यक्ति वायसराय या गवर्नर बनकर भारत आया वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका कार्यकाल 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक रहा। अल्मीडा ने आते ही जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम किया वो था कोचीन का दुर्गीकरण। उसने वहां एक मजबूत किला बनवाया और उससे पुर्तगालियों का मुख्य मुख्यालय बना दिया। और अल्मीडा अपनी एक बहुत ही खास नीति के लिए जाना जाता है। हाँ, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति। इसी अल्मीडा को इसका जनक कहा जाता है। इसका मूल उद्देश्य हिंद महासागर में पुर्तगालियों को पूरी तरह से सर्वशक्तिमान बनाना था। मतलब समंदर के वो निर्विवाद राजा बनना चाहते थे। अल्मीडा की रणनीति बहुत आक्रामक और स्पष्ट थी। उसके कार्यकाल की जो सबसे बड़ी और निर्णायक घटना है वो 1508-9 ईस्वी के बीच हुई। अल्मीडा ने समंदर में एक बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ा। और ये युद्ध कोई छोटा मोटा टकराव नहीं था। बिल्कुल नहीं। इस युद्ध में उसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़े को पूरी तरह से पराजित कर दिया। आप सोचिए, मिस्र और तुर्की जैसी महाशक्तियां भारत के गुजरात के साथ मिलकर लड़ रही थी। इन तीनों ताकतों का एक साथ आना ही ये दर्शाता है कि पुर्तगालियों का समुद्री नियंत्रण उनके लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका था। हाँ, क्योंकि पुर्तगालियों ने लाल सागर और फारस की खाड़ी वाले उनके पारंपरिक व्यापारिक रास्तों को रोक दिया था। उनके मुनाफे पर सीधी चोट की थी। और इस संयुक्त व्यय को हराकर अल्मीडा ने दीव पर अपना अधिकार कर लिया। दीव जो गुजरात तट के पास है। इसके साथ ही कैननौर में भी एक पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की गई। इस जीत ने अरब सागर में पुर्तगालियों को एक अजेय नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। उनके जहाजों में लगे भारी तोपखाने उस समय के पारंपरिक भारतीय और अरबी जहाजों पर भारी पड़े। जब अल्मीडा ने पुर्तगाली शक्ति का यह समुद्री रास्ता इतना साफ कर ही दिया था
तो फिर उसके बाद 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। इसका कार्यकाल 1509 से 1515 ईस्वी तक रहा। अल्बुकर्क का दौर। कहा जाता है कि अल्बुकर्क ने इस नींव पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन यहां एक वैचारिक सवाल उठता है, अल्मीडा के इतने अहम योगदान के बावजूद अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? उसे वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल्मीडा का ध्यान सिर्फ समुंदर पर था, लेकिन अल्बुकर्क ने क्षेत्रीय विस्तार यानी जमीन पर कब्जा करने पर ध्यान दिया। उसने केवल व्यापारिक बस्तियों तक खुद को सीमित नहीं रखा। वो भारत की मुख्य भूमि पर राजनीतिक सत्ता स्थापित करना चाहता था। सही कहा। और उसकी सबसे बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि 1510 ईस्वी में आई, जब उसने बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। 1510 में गोवा पर कब्जा, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। बहुत बड़ा। गोवा की भौगोलिक स्थिति रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। ये एक बेहतरीन प्राकृतिक बंदरगाह था जहां से पश्चिमी तट पर आसानी से नजर रखी जा सकती थी। गोवा पर अधिकार करना और फिर वहां की मजबूत किलेबंदी करवाना, ये पुर्तगाली इतिहास का एक ऐसा कदम था जिसने अगले 400 से अधिक सालों तक भारत में उनकी जड़ें जमा दी। 1961 तक वो गोवा में ही रहे। बिल्कुल। इसके अलावा अल्बुकर्क ने एक और दूरगामी फैसला लिया। उसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि भारत में उनकी एक स्थायी आबादी तैयार हो सके। हाँ, वो चाहता था कि पुर्तगाली लोग भारत को अपना घर माने, सिर्फ एक व्यापारिक पोस्ट नहीं। और गोवा की इस अहमियत के बीच एक और बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक घटनाक्रम जुड़ता है। जिस वास्को डी गामा ने भारत के इस पूरे समुद्री रास्ते की खोज की थी, वो 1524 ईस्वी में एक बार फिर भारत लौटा और इस बार वो यहाँ का गवर्नर बनकर आया था। 1524 से 1529 ईस्वी तक वास्को डी गामा ने यहाँ गवर्नर के रूप में अपना पद संभाला। लेकिन ये उसका अंतिम कार्यकाल साबित हुआ। जी, 1529 ईस्वी में भारत में ही गोवा में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि गोवा में ही वास्को डी गामा की शुरुआती कब्र बनाई गई थी। हालांकि बाद में उसके अवशेषों को पुर्तगाल ले जाया गया था। हाँ, लेकिन वो जगह पुर्तगाली इतिहास के लिए एक प्रतीक जैसी बन गई। एक और तथ्य जो अक्सर इसी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कड़ी में सामने आता है, वो ये है कि मशहूर ईसाई संत सेंट जेवियर की कब्र भी गोवा में ही स्थित है। वास्को डी गामा के बाद जो अगला प्रमुख नाम सामने आता है वो है नुनो द कुन्हा का। नुनो द कुन्हा 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक गवर्नर के पद पर रहा। उसे ही अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी माना जा सकता है, क्योंकि उसने अल्बुकर्क की साम्राज्यवादी नीतियों को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया। नुनो द कुन्हा ने एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और रणनीतिक फैसला लिया था। 1530 ईस्वी में उसने पुर्तगालियों की प्रशासनिक राजधानी को कोचीन की जगह गोवा में स्थानांतरित कर दिया। राजधानी का ये बदलाव बहुत कुछ कहता है। ये स्पष्ट करता था कि अब उनका मुख्य केंद्र महज एक व्यापारिक चौकी नहीं रहा था, बल्कि वो एक राजनीतिक साम्राज्य का केंद्र बन चुका था। और कुन्हा सिर्फ पश्चिमी तट तक नहीं रुका, उसने भारत के पूर्वी तट की ओर भी पुर्तगालियों के व्यापार का दायरा बढ़ाया। मद्रास के निकट सैंतोम और उसके बाद बंगाल में हुगली जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर नई पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। हुगली के माध्यम से उन्होंने बंगाल के समृद्ध व्यापार में भी सेंध लगा दी। इस तरह पुर्तगालियों की पहुंच अब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय इलाकों में फैल चुकी थी। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि पुर्तगालियों का भारत में आना सिर्फ युद्धों, संधियों और बस्तियों तक सीमित नहीं था। जब हम भारतीय इतिहास पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं तो उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक देन सामने आती है, जिसने भारत के दैनिक जीवन, कृषि और समाज को बहुत गहरे स्तर पर बदल दिया। अगर हम तकनीकी देन की बात करें तो ये एक बहुत ही अहम जानकारी है कि भारत में प्रेस यानी जो छापा खाना है वो पुर्तगालियों की ही देन है। 1556 ईस्वी में। हाँ, 1556 ईस्वी में गोवा में उन्होंने भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। छपाई की इस तकनीक का भारत में आना ज्ञान और सूचना के प्रसार के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति थी। भले ही शुरुआत में इसका उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक साहित्य छापने के लिए किया गया हो, लेकिन तकनीक तो आ ही गई थी। इसके अलावा कृषि और खानपान में जो बदलाव उन्होंने किए वो तो आज भी हमारे जीवन का अटूट हिस्सा है। खानपान और कृषि के क्षेत्र में उनका प्रभाव वाकई हैरान करने वाला है। क्या कोई सोच सकता है कि आज भारत के जिस हिस्से में तंबाकू की इतनी ज्यादा पैदावार होती है और जिसका इतना बड़ा बाजार है,
वहां तंबाकू की खेती सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही शुरू करवाई थी। 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये सिर्फ दक्षिण तक सीमित नहीं रही। दक्षिण भारत से शुरू होकर ये फसल धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ी। बाद में मुगलों के दौर में, खासकर शाहजहां के काल में, तंबाकू की खेती उत्तर भारत तक पहुंच गई और फिर ये भारतीय कृषि और समाज दोनों का एक प्रमुख हिस्सा बन गई। और बात सिर्फ तंबाकू की नहीं है। मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होती है कि अगर पुर्तगाली भारत ना आते तो क्या भारत में समोसे में आलू नहीं होता? ये तो सच में सोचने वाली बात है। ऐसी दर्जनों फसलें और फल हैं जिन्हें आज हम पूरी तरह से पारंपरिक और देसी मानते हैं, जबकि असल में वे पुर्तगालियों की देन है। इस कृषि सूची का विश्लेषण करना बहुत दिलचस्प है। पपीता, अनन्नास, लीची और संतरा जैसे फल ये पुर्तगाली अपने साथ लेकर आए। इतना ही नहीं, हमारी रोजमर्रा की सब्जियों और मेवों की बात करें तो आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम की खेती भी पुर्तगालियों की ही देन थी। मतलब हमारी पूरी थाली ही बदल दी उन्होंने। असल में पुर्तगालियों के पास दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के भी उपनिवेश थे, तो उन्होंने वहां की फसलें भारत में लाकर उगाईं। आज भारतीय खानपान की कल्पना बिना आलू, टमाटर या मूंगफली के करना असंभव सा लगता है, लेकिन ये चीजें सदियों पहले इन्हीं समुद्री रास्तों से पुर्तगालियों के जहाजों में भरकर भारतीय जमीन तक पहुंची थीं। पुर्तगालियों ने हमारी थाली तो पूरी तरह से बदल दी, लेकिन व्यापार के जिस अकूत लालच ने उन्हें यहाँ खींचा था, वह जल्द ही यूरोप के अन्य देशों को भी आकर्षित करने लगा। पुर्तगालियों के एकाधिकार को हमेशा के लिए कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला था। बिल्कुल, पुर्तगाल का जो एकाधिकार था उसे चुनौती मिलनी ही थी। और इसी कड़ी में उनके वर्चस्व को चुनौती देने आए डच। तो अब यूरोपीय शक्तियों के आगमन के एक दूसरे और बहुत ही अलग अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। डच लोग मूल रूप से हॉलैंड, या जिसे आज नीदरलैंड कहा जाता है, वहां के निवासी थे। डचों की शुरुआत पुर्तगालियों के आने के लगभग 100 साल बाद हुई। समुद्री व्यापार के इस विशाल खेल में वे थोड़ी देरी से आए, लेकिन वे पुर्तगालियों के मुकाबले बहुत ही व्यवस्थित और आधुनिक कॉरपोरेट तरीके से आए। एक तरह से उन्होंने कॉरपोरेट रणनीति अपनाई। जी, सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल निकला, जो सीधा भारत ना आकर सुमात्रा यानी इंडोनेशिया पहुंचा। उनका सुमात्रा पहुंचना ये बताता है कि उनकी नज़र शुरू से ही दक्षिण पूर्व एशिया के स्पाइस आइलैंड्स यानी मसाला द्वीपों पर थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में हॉलैंड में एक बहुत बड़ा संस्थागत और आर्थिक फैसला लिया गया। हॉलैंड की सरकार ने अपनी विभिन्न छोटी छोटी डच कंपनियों को एक साथ मिला दिया और एक बड़ी कंपनी बनाई। हाँ, इन सबको मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक बहुत बड़े और शक्तिशाली व्यापारिक संस्थान की स्थापना की गई। इसे VOC भी कहा जाता है। ये दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी मानी जाती है, जिसने आम लोगों से पैसा इकट्ठा करके शेयर बाजार की नींव रखी थी। और इस तरह से संगठित होकर व्यापार करना, एक कंपनी के पास युद्ध करने, संधियां करने और खुद के किले बनाने का अधिकार होना, ये उनकी एक बहुत बड़ी ताकत बनी। भारत में डचों के प्रवेश की जो आधिकारिक शुरुआत है वो 1605 ईस्वी में हुई। सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक वान देर हेग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत भेजा गया। और पुर्तगालियों की विपरीत डचों ने भारत के पश्चिमी तट की बजाय पूर्वी तट पर अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित किया। उन्होंने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम भी कहते हैं, में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। ये 1605 की बात है और ये विस्तार यहीं नहीं रुका। 1610 ईस्वी में उन्होंने पूर्वी तट पर ही स्थित एक और महत्वपूर्ण जगह पुलिकट को अपनी नई फैक्ट्री बनाया। ये पुलिकट इतनी अहम जगह बन गई कि डचों ने इसे भारत में अपना मुख्यालय भी बना लिया। पुलिकट के साथ एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक तथ्य जुड़ा हुआ है। डच लोग पुलिकट में ही अपना स्वर्ण पैगोडा यानी अपनी सोने की मुद्रा ढालते थे। अब यहाँ एक विदेशी कंपनी का भारत में अपने सोने के सिक्के ढालना कितनी बड़ी राजनीतिक चुनौती थी, ये समझना बहुत जरूरी है। एक विदेशी कंपनी का अपनी खुद की स्वर्ण मुद्रा ढालना सिर्फ व्यापार नहीं था, ये संप्रभुता का प्रदर्शन था।
ये साबित करता है कि डचों का ढांचा कितना स्वावलंबी हो चुका था। ये दिखाता है कि उनका व्यापारिक और प्रशासनिक ढांचा बहुत ही कम समय में इतना मजबूत हो गया था कि वे स्थानीय राजाओं की मुद्रा पर निर्भर नहीं थे। इसके बाद वे भारत के सबसे उपजाऊ और समृद्ध क्षेत्र बंगाल की तरफ आगे बढ़े। 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल में स्थित चिंसूरा में अपनी एक बड़ी फैक्ट्री स्थापित की। देखते ही देखते चिंसूरा पूरे बंगाल में डचों का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। अब यहाँ वो सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला तथ्य आता है जो डचों की पूरी व्यापारिक रणनीति को पुर्तगालियों से एकदम अलग खड़ा कर देता है। डचों के निर्यात की सूची। हाँ, जब हम देखते हैं कि डच लोग भारत से किन चीजों का निर्यात करते थे, तो उनकी सूची में सूती वस्त्र, नील, शोरा, जिसे साजपीटे भी कहते हैं, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल जैसी चीजें प्रमुखता से शामिल थीं। यहाँ एक तकनीकी शब्द आया है, शोरा। शोरा या पोटेशियम नाइट्रेट उस दौर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक वस्तु थी, क्योंकि इसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। यूरोप में उस समय लगातार युद्ध चल रहे थे और भारतीय शोरे की वहां भारी मांग थी। लेकिन इस निर्यात सूची का विश्लेषण एक और बहुत बड़ी कहानी कहता है। अगर आप ध्यान दें तो इसमें एक ऐसी चीज पूरी तरह से गायब है जिसके लिए सारे यूरोपीय देश भारत आ रहे थे। डच लोग भारत से मसालों का निर्यात बिल्कुल नहीं करते थे। ये उनका एक बहुत ही स्पष्ट और रणनीतिक व्यापारिक फैसला था। ये वाकई हैरान करने वाला है। पुर्तगालियों का पूरा साम्राज्य मसालों के इर्द गिर्द बुना गया था, लेकिन डचों ने भारत से मसालों के व्यापार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उनका ध्यान भारतीय सूती वस्त्रों, कच्चे रेशम और नील जैसी चीजों पर केंद्रित था। और इसके पीछे उनकी इंट्रा एशियन व्यापार की एक बहुत ही चालाक रणनीति थी। डचों ने इंडोनेशिया के मसाला व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। वे भारत से सूती कपड़े खरीदते थे, उन कपड़ों को इंडोनेशिया ले जाकर वहां मसालों के बदले में बेचते थे और फिर उन मसालों को यूरोप ले जाकर भारी मुनाफे पर बेचते थे। यानी भारत उनके लिए मसालों का स्रोत नहीं, बल्कि अपने मसाला व्यापार को फाइनेंस करने का एक जरिया था। तो अब अंग्रेजों के शुरुआती एक्सपेंशन को देखते हैं। हाँ, 1639 का जो इंसिडेंट है वो मुझे बहुत स्ट्रेटेजिक लगा। दक्षिण भारत में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने एक समझौता किया और मद्रास को पट्टे पर यानी लीज पर ले लिया। मद्रास वाला पट्टा। जी, और वहीं पर उन्होंने सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कराया, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक व्यापारी को अपना माल रखने के लिए गोदाम चाहिए होता है, तोपों से लैस किला क्यों? ये तो सीधा सीधा एक सैन्य चेतावनी थी ना। बिल्कुल, मैं भी यही पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा था। यहीं से किलेबंदी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो शुरू होता है। मतलब एक आम व्यापारी सिर्फ चार दीवारी बनाता है, लेकिन जब आप मिलिट्री ग्रेड का किला बना रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप लोकल राजा की पुलिस या सुरक्षा पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो अपनी रक्षा खुद करना चाहते थे। एग्जैक्टली, वो अब एक संप्रभु शक्ति या सॉवरेन पावर की तरह बिहेव करने लगे थे। ये उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का पहला बड़ा हिंट था, जिसे कई लोकल शासक इग्नोर कर गए। सही बात है। और इसी स्ट्रैटेजी में आगे चलकर एक ऐसा मोड़ आता है जो मुझे बहुत ही अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग लगता है। बात है 1661 ईस्वी की। यूरोप में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होती है। कैथरीन ऑफ ब्रेगंजा। हाँ, और इस शादी में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज में पूरा का पूरा बम्बई शहर ही दे दिया। मतलब आज के टाइम पे सोचिए, पूरा शहर दहेज में है। ये सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है ना? और फिर चार्ल्स द्वितीय ने यही बंबई शहर ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 10 पाउंड के सालाना किराए पर दे दिया। तो अक्सर सवाल आता है कि क्या ये सच में कंपनी के लिए एक लॉटरी थी, या फिर सम्राट चार्ल्स को पता था कि मुगलों और मराठों के बीच फंसे इस द्वीप को संभालना उनके बस की बात नहीं है। ये एक बहुत ही शानदार एनालिटिकल सवाल है। देखिए, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं कि 10 पाउंड में दे दिया, लेकिन इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स बहुत गहरी थी। चार्ल्स द्वितीय लंदन में बैठकर बंबई को मराठा नेवी या मुगलों से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे। उनकी अपनी कोई स्टैंडिंग आर्मी तो भारत में थी नहीं। बिल्कुल नहीं थी। और पुर्तगालियों ने भी तो बंबई इसीलिए दहेज में चिपका दिया था, क्योंकि वो खुद इसे मराठों और डचों से नहीं बचा पा रहे थे। तो चार्ल्स ने बहुत स्मार्टली ये पूरा सिरदर्द ईस्ट इंडिया कंपनी के मत्थे मढ़ दिया। और यहीं पर कंपनी ने अपनी असली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिखाई। उन्होंने गेराल्ड ओंगियार को बंबई का अधिकारी बनाकर भेजा, और
गेराल्ड ओंग्यार का नाम ना भारत के शहरीकरण के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब ओंग्यार को बॉम्बे मिला तो वो क्या था? सिर्फ 7 दलदली द्वीपों और मछुआरों के छोटे छोटे गांवों का एक ग्रुप था। हाँ बिल्कुल, एक वीरान सी जगह। लेकिन ओंग्यार ने वहां जाकर रातों रात चीजें बदली। उसने एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया, न्याय के लिए अदालतें बनाई, अपनी टकसाल लगाई और सबसे क्रिटिकल चीज, उसने धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस की नीति अपनाई, जिससे बाकी लोग वहां अट्रैक्ट हुए। एग्जैक्टली। गुजरात और आसपास से पारसी, जहाज बनाने वाले हिंदू व्यापारी और अर्मेनियन ब्रोकर लाकर बॉम्बे में बसने लगे। ओंग्यार ने उस मछुआरों के गांव को एक ग्लोबल इकोनॉमिक हब बना दिया। कंपनी अब सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमा रही थी, वो शहर बसा रही थी। ये पश्चिमी तट का कायाकल्प तो वाकई अमेजिंग है। अब अगर हम ईस्ट कोस्ट यानी पूर्वी भारत की तरफ चलें तो बंगाल में कलकत्ता के जन्म की कहानी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। साल था 1698। अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। सिर्फ 1200 रुपए में। हाँ, मात्र 1200 रुपए में। और वो 3 गांव थे गोविंदपुर, सुतानती और कलकत्ता। अब 1200 रुपए आज कुछ नहीं लगते, पर उस वक्त इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या थी? देखिए, असल कीमत उन गांवों की नहीं थी, बल्कि उनकी लोकेशन की थी। हुगली नदी के किनारे होने की वजह से अंग्रेजों के गहरे पानी वाले बड़े जहाज सीधे अंदर तक आ सकते थे, जहां से उन्हें कच्चा माल मिलता था। हाँ बिल्कुल। बंगाल का जो अंदरूनी हिस्सा था ना, वो सूती वस्त्र, रेशम और बारूद बनाने वाले शोरा यानी सॉल्ट पीटर से भरा हुआ था। जॉब चारनाक नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने इस लोकेशन का पोटेंशियल समझा और कलकत्ता शहर की नींव रखी। तो 1700 के आसपास मुगल सम्राट औरंगजेब दक्षिण भारत में मराठों के साथ युद्ध में बुरी तरह फंसे हुए थे। बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। तो फोर्ट विलियम का बनना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। अंग्रेजों ने मुगलों के भटके हुए ध्यान का पूरा फायदा उठाया। और हाँ, यहाँ एक एक्स्ट्रा फैक्ट जो बहुत बार पूछा जाता है, फोर्ट विलियम के पहले अध्यक्ष सर चार्ल्स आया बने थे। एकदम सही फैक्ट है। जब भी केंद्र की पावर वीक होती है या कहीं और बिजी होती है ना, तो दूर के सूबों में ऐसी विदेशी ताकतें अपनी जड़ें जमा लेती हैं। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाकर अंग्रेजों ने भारत के दोनों तरफ अपने अजेय सैन्य अड्डे फिक्स कर लिए थे। चलिए अब उस टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं जो किसी मेडिकल मिरेकल से कम नहीं था। बात है 1715 ईस्वी की। कंपनी ने जॉन सरमन की अध्यक्षता में अपना एक डेलीगेशन दिल्ली के मुगल दरबार में भेजा। उस वक्त गद्दी पर मुगल सम्राट फर्रुखशियर थे। और फर्रुखशियर उस वक्त ही बहुत ही भयंकर और जानलेवा बीमारी से पीड़ित थे, जिसका इलाज दिल्ली के बड़े बड़े हकीम भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। और यहीं एंट्री होती है डॉक्टर विलियम हैमिल्टन की। वो इस डेलीगेशन में एक अंग्रेज डॉक्टर थे। उन्होंने सम्राट का इलाज किया और उन्हें मौत के मुंह से बचा लिया। और इसी एक घटना ने इतिहास का पूरा रुख बदल दिया। फर्रुखशियर ने खुश होकर 1717 में एक शाही फरमान जारी कर दिया, जिसे इतिहासकार अक्सर कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। हाँ, मैग्ना कार्टा। लेकिन इस फरमान में ऐसा क्या था जिसने भारत की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी? क्या ये सिर्फ टैक्स फ्री व्यापार था? इसे सिर्फ टैक्स फ्री व्यापार कहना बहुत छोटी बात होगी। देखिए, इसके तहत कंपनी को बंगाल में सिर्फ 3000 रुपए सालाना देने थे और बदले में पूरे साल का टैक्स फ्री ट्रेड। लेकिन जो सबसे डेंजरस चीज इसमें छुपी थी, वो थी अंग्रेजों को अपने खुद के सिक्के ढालने की परमिशन मिलना। मतलब एक पैरेलल इकोनॉमी? एग्जैक्टली। पहले वो यूरोप से सोना चांदी लाते थे और भारत में खर्च करते थे। अब वो भारत की ही अर्थव्यवस्था के अंदर अपनी मुद्रा चला रहे थे और इसके ऊपर से उन्हें दस्तक यानी फ्री पास जारी करने का भी अधिकार मिल गया, जिसका उन्होंने जमकर मिसयूज किया। बहुत ज्यादा। कंपनी के जो प्राइवेट एम्प्लॉइज थे, वो अपना पर्सनल माल भी इस दस्तक की आड़ में बिना टैक्स दिए निकालने लगे। लोकल भारतीय व्यापारियों का तो पूरा धंधा ही बर्बाद हो गया, क्योंकि वो तो टैक्स दे रहे थे। इस एक मेडिकल हेल्प ने अंग्रेजों को वो फाइनेंशियल पावर दे दी जो कोई भी सेना युद्ध से नहीं जीत सकती थी। ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक था। अब चूंकि हम उनकी एक्सपेंशन पॉलिसी समझ चुके हैं, तो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स के लिए उनकी मुख्य फैक्ट्रियों की टाइमलाइन का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम उनकी शुरुआती लोकेशंस को देखें तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है कि उन्होंने पहले सीधे बंदरगाहों को टारगेट किया। बिल्कुल। अगर हम पश्चिमी तट की बात करें तो 1608 ईस्वी में वो सूरत पहुंचे
हालांकि परमिशन मिलने में थोड़ा टाइम लगा, पर 1613 में सूरत में उनकी स्थायी फैक्ट्री लग गई। और पूर्वी तट पर 1611 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगाई। हाँ, क्योंकि शुरुआत में उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी नेवी थी, तो उन्हें कोस्टल एरियाज पर कंट्रोल चाहिए था। और एक बार बंदरगाह सेट हो गए तो दूसरे फेज में वो अंदरूनी इलाकों में घुसे। जैसे 1616 में उन्होंने अहमदाबाद, बुरहानपुर और आगरा में फैक्ट्रियां लगाई। बम्बई तो 1669 में आ ही गया था। इसका लॉजिक सीधा था कि बिचौलियों को बीच से हटाओ और सीधे बुनकरों और किसानों से कच्चा माल खरीदो। ये बिल्कुल आज की मॉडर्न कॉर्पोरेट सप्लाई चेन वाली स्ट्रैटेजी थी। और फिर आता है तीसरा फेज, बंगाल और उड़ीसा का एक्सपेंशन। 1633 में उड़ीसा के बालासोर और हरिहरपुर में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और 1651 में बंगाल के हुगली में अपनी फैक्ट्री लगाई। और बंगाल उस समय पूरी दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक था। उनका प्लान बहुत कैलकुलेटेड था। पहले तटों को घेरो, फिर नदियों से अंदर जाओ और फिर पूरे इलाके की किलेबंदी कर लो। बिल्कुल। और 1632 में गोलकोंडा और 1639 में मद्रास को भी हमने कवर कर ही लिया है। फाइनली 1700 में कलकत्ता की स्थापना हुई। तो ये तो था अंग्रेजों का पूरा जाल। लेकिन इस रेस में सिर्फ अंग्रेज ही नहीं थे। डेनिस और फ्रांसीसी कंपनियों का आना भी बहुत क्रूशल फैक्ट है। हाँ, डेनिस कंपनी की बात करें तो डेनमार्क के ये लोग 1616 में भारत आए। और उनका मेन सेंटर बंगाल में सेरामपुर बना। राइट। हाँ, सेरामपुर। लेकिन डेनिस कंपनी का जो काम करने का तरीका था वो बाकियों से बहुत अलग था। उन्होंने कभी भी एग्रेसिव मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं किया। उनका सारा फोकस सिर्फ व्यापार और क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज पर रहा। तो वो अंग्रेजों के लिए कभी कोई बड़ा खतरा नहीं बने? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए बाद में 19वीं सदी में वो अपनी सारी बस्तियां शांति से अंग्रेजों को बेचकर यहां से चले गए। फ्रांस के राजा लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। अब यहाँ एक बहुत मेजर डिफरेंस है जिस पर सवाल बनते हैं। बिल्कुल। ब्रिटिश कंपनी प्राइवेट थी और फ्रांसीसी कंपनी पूरी तरह से सरकारी थी। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्या फ्रांसीसियों का ये सरकारी मॉडल ही उनके फेलियर का कारण बना? 100%। ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी भारत में बैठकर तुरंत फैसले ले सकते थे। उन्हें रिस्क लेने की आजादी थी क्योंकि उन्हें अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दिखाना था। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारी हर छोटे फैसले के लिए फ्रांस के राजा और उनके खजाने पर डिपेंडेंट थे। मतलब उन्हें फ्रांस से ऑर्डर्स का वेट करना पड़ता था। हाँ, पेरिस से चिट्ठी आने में महीनों लग जाते थे। फ्रांस के शाही दरबार की जो लाल फीता शाही थी उसने फ्रांसीसियों को बहुत स्लो कर दिया था। फिर भी शुरुआत में फ्रांसीसियों ने बहुत आक्रामक विस्तार किया। 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरोन के नेतृत्व में पहला दल सूरत पहुंचा और वहीं अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। अंग्रेजों के मेन सेंटर में घुसकर उन्हें चुनौती देना बहुत बड़ी बात थी। और इसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से जमीन लेकर चंद्रनगर नाम की एक बहुत ही शानदार बस्ती बसाई। चंद्रनगर फ्रांसीसी वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना था। लेकिन उनका सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर बना पौंडीचेरी। 1701 में उन्होंने पौंडीचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और फ्रांसिस मार्टिन वहां के पहले गवर्नर बने। फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी को डचों के हमलों से बचाया ही नहीं, बल्कि उसे एक बहुत ही मजबूत और अमीर शहर में तब्दील कर दिया। और फिर 1735 में जब ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पौंडीचेरी आता है, तब तो एक नई राजनीति शुरू हो जाती है। ड्यूमा ने एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटेजी निकाली। उसने देखा कि भारतीय राजा आपस में लड़ रहे हैं, तो उसने उन्हें अपनी ट्रेंड यूरोपीय सेना किराए पर देना शुरू कर दिया। बदले में वो उनसे भारी पैसा और जमीनें लेता था। मतलब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों से पहले इन्होंने शुरू की। एग्जैक्टली। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये अंग्रेजों का आइडिया था, लेकिन इसके असली मास्टरमाइंड फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूमा और उसके बाद आए टुपले थे। अंग्रेजों ने तो बस उनका ये आइडिया कॉपी किया और उसे बड़े स्केल पर एग्जीक्यूट कर दिया। तो 18वीं सदी के मध्य तक आते आते ये साफ हो गया था कि भारत के इतने बड़े खजाने और व्यापार पर कंट्रोल करने के लिए अब सिर्फ 2 ही प्लेयर बचे हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी। दोनों के पास किले थे, सेना थी और बहुत सारी महत्वाकांक्षा थी। और इसी राइवलरी ने आगे चलकर कर्नाटक के उन फेमस युद्धों की नींव रखी जिन्होंने फाइनली ये डिसाइड कर दिया कि भारत पर राज कौन करेगा। तो आज हमने देखा आधुनिक भारत का इतिहास का पहला चैप्टर, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार। नमस्कार।